नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन राजवाड़े और एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, एक खबर तो शायद आप लोगों ने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि यूएसए का 16वां बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक, जिसकी स्थापना 1984 में कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था और 23 मार्च 2023 को दिवालिया घोषित कर दिया गया। ये बैंक कोलैप्स हो गया। दोस्तों, आने वाले दिनों में इस बैंक के कोलैप्स होने से स्टॉक मार्केट में कैसे असर पड़ेगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि ये बैंक कैसे दिवालिया हुआ, क्यों दिवालिया हुआ और जो असर पड़ेगा उसको थोड़ा सा विस्तृत समझेंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। साथियों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो सिलसिलेवार थोड़ा बैंक के बारे में समझते हैं। दोस्तों, 1984 में कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली बैंक का स्थापना हुआ और इस बैंक का काम था कि न्यू स्टार्टअप को, न्यू टेक कंपनियों को फंडिंग करना। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो जल्दी से जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बैंक हैं, जो बड़े बैंक हैं, वो लोन देते नहीं हैं। आप भी ये देखते होंगे और जानते होंगे। तो ये बैंक का मुख्य काम था कि जो नए आइडियाज के स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, टेक कंपनियां हैं, उनको फंडिंग करना है। तो इस बैंक का मुख्य काम था नए कंपनियों को, नए स्टार्टअप को फंडिंग करना, उन्हें ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी देना। ये इसका मुख्य काम था। दोस्तों, इस बैंक का कोलैप्स होने का मुख्य रूप से दो कारण है। नंबर 1, जब न्यू टेक कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियां, जैसे आपको पता है ये दुनिया भर में ये खबर भी है और ये लोग जानते भी हैं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप तैयार होती हैं, वो स्टार्टअप का हब माना जाता है। ठीक है, जो नए कंपनियों को अपॉर्चुनिटी जितना अच्छा अमेरिका में मिलता है, उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी पूरे दुनिया भर में और किसी देश में नहीं मिलता है। तो ये बैंक बहुत अच्छा फला फूला, 20, 25, 30 सालों में बहुत अच्छा इसका ग्रोथ हुआ। लेकिन दोस्तों, जो नए कंपनियों को फंडिंग मिल रहा था, इस बैंक के माध्यम से मिल रहा था, और जब नए स्टार्टअप, नई कंपनियां बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही थी, तो इस बैंक में उनका पैसा भी डिपॉजिट हो रहा था। पैसा डिपॉजिट होने से जब एक बैंक के पास पैसा आता है, तो बैंक का काम है कि और किसी को लोन देना और उस लोन से इंटरेस्ट कमाना, और जो डिपॉजिटर्स हैं उनको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पैसा रिफंड करना। ये बैंक का काम होता है, या बैंक कहीं पर और नया इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये बैंक भी कुछ इसी तरीके से कर रही थी, लेकिन ये उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा था, ये उतना ज़्यादा लोन नहीं बांट पा रहा था, और इस वजह से ये बैंक ने कुछ साल पहले तक खूब सारा, लिमिट से ज़्यादा केवल बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, नसीब खराब रहा और आ गया कोविड। जब कोविड आया तो सारी दुनिया भर के अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उनके जो जैसे हमारे देश में आरबीआई है, इसी तरीके से उनका, उन कंट्रीज का सेंट्रल बैंक सामने आया, और जिन कंपनियों को पैसे की कमी हो रही थी, किल्लत हो रही थी, उन्हें कम रेट में लोन दिया गया। तो जो नए स्टार्टअप पहले से चल रहे थे, जो कंपनियां चल रही थी, उन्हें और कम रेट में भी फंडिंग मिलना शुरू हुआ। तो इस वजह से वो और ज़्यादा पैसा लेना शुरू किए, क्योंकि कंपनी को रन करना है, पैसा देना है, कोविड आ गया है, ठीक है, डिमांड कम हो गया है, ओके, बिजनेस में प्रभाव पड़ा है, राइट। तो इस वजह से उन कंपनियों को रन करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ी। तो सेंट्रल बैंक, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक, इसी तरीके से यूएसए का सेंट्रल बैंक, जिसे फेडरल रिजर्व के नाम पे जानते हैं, जिनके हेड हैं जेरोम पावेल, और उनके वजह से ही अभी ये दिक्कत खड़ा हुआ भी है। उन्हीं की वजह से नहीं, लेकिन उनका भी एक बड़ा योगदान है। अभी सिलसिलेवार समझिए।
कि जब कोविड आया तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, और जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे आने लगे। ज़्यादा पैसे आने के कारण कि लोगों का डिमांड बढ़ने लगा, लोग ज़्यादा सामान खरीदने लगे, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा था, लोग सामान खरीद रहे थे, तो कोविड भी चल रहा था और महंगाई भी बढ़ना शुरू हुआ। और महंगाई कुछ इस कदर बढ़ने लगा दोस्तों, हमारे देश में भी बढ़ा, अमेरिका में भी बढ़ा, यूरोप में भी बढ़ा, हर देश महंगाई से, मुझे लगता है हमारे देश को छोड़ के और बाकी देशों में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूरोप के कुछ देशों में तो ऐसी हालात हैं, ब्रिटेन में कुछ दिनों का पिछले का खबर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप मॉल में जा रहे हैं आलू लेने ना, तो आपके लिए लिमिट है कि 3 आलू से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। आलू, पोटैटो की बात कर रहा हूँ। और अगर आप टोमेटो लेने जा रहे हैं, मतलब टमाटर लेने जा रहे हैं, तो आप 2 टमाटर से ज़्यादा नहीं ले सकते। इतना सप्लाई के दिक्कतें हैं और महंगाई चरम पे है। तो इसी तरीके की महंगाई अमेरिका में बढ़ा, और जब महंगाई बढ़ा तो सेंट्रल बैंक का काम है महंगाई को कंट्रोल करना। तो एक पॉइंट आपने समझा कि ये बैंक सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना शुरू किया, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो जब इंटरेस्ट रेट कम रहता है तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा आइडिया माना जाता है। लेकिन नसीब खराब हुई दोस्तों, ये दूसरा कारण समझिए कि जब महंगाई चरम पे पहुंच गया, यूएसए में महंगाई 41 साल के हाई को ब्रेकआउट कर गया था, मतलब हिट कर गया था 9%, जो 1981 में उनका महंगाई बहुत बढ़ा था। और तब उस समय के जो हेड थे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, रेट हाइक किए, और उसी का प्रतिरूप आजकल जेरोम पावेल के डिसीजन में देखने को मिलता है और लोग बोलते भी हैं। ठीक है, अब जेरोम पावेल साहब ने क्या किया, 0 से लेके इंटरेस्ट रेट कोविड में 0 था, अब वो इंटरेस्ट रेट आज हो गया है 5% के आसपास, और आने वाले दिनों में और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, जैसा उन्होंने संकेत दिया है। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो सिलिकॉन वैली बैंक था, जब रेट हाइक होने लगे तो बॉन्ड्स, क्या हुआ कि बॉन्ड्स तो एक फिक्स रेट में इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो 3 या 4% में इन्वेस्टमेंट, वहां में 3-4% ही बॉन्ड में रिटर्न मिलता है। तो अब रेट हो गया 5%, बॉन्ड हो गया 3 या 4% में। तो इससे क्या हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट हाइक होने लगे तो जो न्यू टेक कंपनियां थे, जो स्टार्टअप थे, उन्हें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होने लगा। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि वहां पर ले ऑफ हो रहा है, मतलब कंपनियों से कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। ठीक है, नौकरी लोगों की जा रही है, ट्विटर से गया, एप्पल से गए, अमेजॉन से गए, माइक्रोसॉफ्ट से जा रहे हैं, गूगल से जा रहे हैं, फेसबुक से जा रहे हैं, व्हाट्सएप से जा रहे हैं। ओके, तो ये तो आप लोग अभी सुन रहे होंगे। तो यही चीजें हुई क्योंकि टेक कंपनियों को कंपनी रन करने के लिए पैसों की कमी होना शुरू हुआ। तो जो टेक कंपनियां सिलिकॉन वैली बैंक में इन्वेस्टमेंट किए थे, अब उन टेक कंपनियों को पैसा चाहिए। अब वो टेक कंपनियां जा रहे हैं पैसा लेने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक में, जहां उनका जमा है। चूंकि जमा पैसा कम रेट में बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब बैंक को पैसा देना है, अगर डिपॉजिटर्स आएंगे तो बैंक का मुख्य काम है ना भाई कि जो डिपॉजिट्स आपके पास हुए हैं उन डिपॉजिट्स को आपको देना है। तो वो बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, दे तो रही थी, लेकिन डिमांड इतना ज्यादा आने लगा कि जो बॉन्ड उन्होंने 3 या 4% में एग्जाम्पल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, उसे कम इंटरेस्ट में मतलब भुनाना पड़ा, और उससे बैंक को बहुत ज्यादा क्षति हुई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस कारण से भी एक नुकसान हुआ। तो लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, लोगों को पैसा देने के लिए बैंक कम रेट में ही अपने बॉन्ड्स को बेचने लगे, भुनाने लगे कि लिक्विडिटी पर्याप्त रहे। लेकिन तो एक खबर फैली कि इस बैंक की हालात अच्छी नहीं है, इनके पास लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए भी बैंक ने अपने कुछ एसेट्स बेचे, और काफी ज्यादा एसेट्स बेचे। देखिए, मैं अभी सिंपल चीजें बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पैसे की बात है, मिलियन बिलियंस की बात है। ठीक है, तो उन्होंने लिक्विडिटी पर्याप्त रखने के लिए अपने एसेट्स बेचे, और एसेट्स बेचने के कारण यूएसए के एनालिस्ट के अंदर ये बात
फैली और उन्होंने इसके ऊपर खराब रेटिंग देना शुरू किया और डिपॉजिटर्स तक ये बात फैली कि इस बैंक की हालात अच्छी नहीं है, इसलिए पैसा जल्दी निकाला जाए। तो जितने लोग डिपॉजिट किए थे एक साथ अगर बैंक के पास जाएंगे तो अच्छे अच्छे बैंक की हालत खराब हो जाएगी। तो बैंक को पैसा देने के लिए डिपॉजिटर से समय मांगना पड़ा। तो अगर मैंने जमा किया हूं तो मैं क्यों समय दूं? अगर मान लीजिए कि मेरे 100 करोड़ रुपए जमा हैं, आपके 100 करोड़ रुपए जमा हैं, जैसे यस बैंक में हुआ था, तो आरबीआई क्या लगा दी, कैप लगा दिया था कि इससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे यस बैंक का हमारे यहाँ दिवालिया हुआ था तो बहुत सारे बैंक आगे बचाने के लिए, यूएसए में कोई बैंक नहीं आया उसे बचाने के लिए। और इस वजह से बैंक को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुई और लिक्विडिटी की जब प्रॉब्लम हुई तो डिपॉजिटर्स को पैसा नहीं दे पाए और पैसा नहीं दे पाने के कारण बैंक को ताला लगाना पड़ा और ताला लगा मतलब बैंक को दिवालिया घोषित करना पड़ा। तो ये था पूरा इसका स्टोरी, ये था इसका पूरा कारण कि बैंक किस तरीके से दिवालिया हुआ। यहां तक मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो और भी न्यूज खबर पढ़िएगा तो और भी अच्छा समझ में आ जाएगा, अदरवाइज एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। साथियों, अब आगे की बात समझते हैं कि जब ये बैंक दिवालिया हुआ तो यूएसए के और बैंकों में भी, चूंकि जिस दिन ये बैंक दिवालिया हुआ लास्ट फ्राइडे के दिन, इसका शेयर, इस बैंक का शेयर 60% से ज्यादा डाउन हुआ, 60% से ज्यादा गिरा और साथ में यूएसए के और बैंक थे उनमें भी असर देखने को मिला। चूंकि देखिए रेट हाइक हुआ है, केवल एक स्टार्टअप में प्रॉब्लम नहीं होगा और स्टार्टअप के अंदर भी प्रॉब्लम होगा, वो भी उन बैंकों से जहां उनको फंडिंग मिला है वहां से कंपनी रन करने के लिए पैसा मांगेंगे। पैसा उनको चाहिए जो 100, 200, 1000 करोड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इस वजह से उन बैंकों का शेयर भी बहुत ज्यादा गिर रहे थे और फाइनली रेगुलेटर्स को आना पड़ा, यूएसए के रेगुलेटर को आना पड़ा और इनका इंट्राडे में काम धंधा रोकना पड़ा, फिर इनकी गिरावट रुकी। और इसके वजह से पूरे दुनिया में एक तरीके से डर का माहौल फैला और डर के माहौल के कारण भी आपने देखा फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट भी गैप डाउन ओपन हुआ, एशिया मार्केट भी पूरा गैप डाउन ओपन हुआ, इवन चाइना का मार्केट भी गैप डाउन ओपन हुआ, यूरोपियन मार्केट भी गैप डाउन ओपन हुआ। तो इसका असर तो अभी तत्कालिक रूप से इस तरीके से देखने को मिला है। एक और इम्पोर्टेंट जो मिंट ने खबर छापा है कि दिवालिया होने से पहले इसके जो सीईओ थे, जो इनके हेड थे सिलिकॉन वैली बैंक के, उन्होंने बहुत ज्यादा, जो उनके पास स्टेक था, उन्होंने मिलियंस की बात है, ठीक है, मिलियंस डॉलर की बात है, कुछ सप्ताह पहले ही शेयर बेचे हुए थे। तो एक तरीके से शायद उनको पता था कि ये बैंक अब बचेगा नहीं, इसलिए उन्होंने निकाला। ये हमारे इंडिया में शायद संभव नहीं है। हमारा रेगुलेटर कितना स्ट्रांग है इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि इस खबर के बाद, इस न्यूज के बाद फेडरल रिजर्व, जो वहां का हमारे यहाँ जैसे आरबीआई है वैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, उनके हेड हैं जेरोम पावेल, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जो सोमवार मॉर्निंग को होगा। तो इसका असर शायद शाम को आपको यूएसए मार्केट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो भी हो, लेकिन चार्ट थोड़ा खराब दिख रहा है। ये चार्ट मैंने ऑलरेडी कल के एनालिसिस में आप लोगों को शेयर किए हैं। यूएसए का डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल का चार्ट खराब दिख रहा है। थोड़ा हमारा निफ्टी का भी चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट भी बिल्कुल नेक एंड ब्रेक के आसपास आ चुका है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आ रहा है। कुछ स्टॉक के ऊपर मंथली एनालिसिस पे भी मैंने आप लोगों को शेयर किया है। ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, एचडीएफसी लिमिटेड है, इनके चार्ट थोड़ा खराब हमें नजर आ रहा है। तो इसका असर आने वाले दिनों में हमें पूरे वर्ल्ड मार्केट में देखने को मिलेगा। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 2008 में इसी तरीके से लेमन ब्रदर्स दिवालिया हुआ था और वो एक दिन में नहीं हुआ था, उसका 6-7 महीना प्रक्रिया चला था। इसके बाद जब लेमन ब्रदर्स दिवालिया हुआ तो मार्केट में उसका असर ज्यादा गंभीर रूप से देखने को मिला। ठीक है, लेमन ब्रदर्स के दिवालिया होने से कहते हैं कि 2008 में जिस समय हमारा इंडिया का टोटल जीडीपी था, उतना एक दिन में यूएस मार्केट गिरा था।
तो आप सोच सकते हैं कि परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। इसका परिणाम कितना होगा, कितना गंभीर हमें देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ओके, लेकिन आप सतर्क रहिएगा, आप समझदार हैं और बहुत समझदार हैं। पैसा अपने पास बचा के रखिएगा। कुछ स्टॉक में अगर आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिएगा। मैंने भी प्लानिंग किया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। अगर पैसा रहेगा, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग किए रहेंगे तो बॉटम में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। ये जो भी घटनाएं घट रही हैं दोस्तों, इसका अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। कहते हैं कि जब जब हाहाकार मचेगा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जब सारे लोग भागने लगे बाजार से तब आप इंटर करिए, और जब सारे लोग इंटर करें बाजार में तो आप चुपचाप निकल गए। ये स्टॉक मार्केट का बड़ा थंब रूल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।